नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कविता को एक्सप्लोर करते हैं जो आपको अंदर तक हिला देगी। ये है तेंजिन सुंडुए की व्हेन इट रेन्स इन धर्मशाला। अब इस कविता को ठीक से समझने के लिए पहले इसके कवि को जानना जरूरी है। आखिर वो हैं कौन? सुंडुए एक टिबेटन एक्टिविस्ट और राइटर हैं जिनका जन्म इंडिया में एग्जाइल यानी निर्वासन में हुआ। और ये जो अपनी जमीन से दूर होने का दर्द है ना, यही दर्द उनकी कविता की हर एक लाइन में सांस लेता है। तो चलिए इस दर्द, अकेलेपन और उम्मीद की कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। कविता शुरू होती है इस एक लाइन से और यही लाइन पूरा टोन सेट कर देती है। जरा सोचिए, बारिश की बूंदें बॉक्सिंग ग्लव्स पहनती हैं। नॉर्मली बारिश को हम रोमांस या सुकून से जोड़ते हैं ना, है ना? लेकिन यहाँ बारिश कोई दोस्त नहीं बल्कि एक हमलावर है। ये बूंदें नरम नहीं, ये तो मुक्के हैं जो पूरी ताकत से हमला करने को तैयार। तो इस पहले सेक्शन में कवि बारिश को एक दुश्मन की तरह दिखा रहे हैं। कविता कहती है, रेन ड्रॉप्स वेयर बॉक्सिंग ग्लव्स, थाउजेंड्स ऑफ देम कम क्रैशिंग डाउन एंड बीट माई रूम। यहां बारिश को जानबूझकर एक इंटेंशन के साथ तकलीफ देने वाला दिखाया गया है। ये बस पानी नहीं गिर रहा है, ये हजारों मुक्के हैं जो कवि के कमरे पर, उनके अकेलेपन के आखिरी आश्रय पर बरस रहे हैं। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्रैशिंग डाउन और बीट। ये सिर्फ बारिश होने की आवाज़ नहीं है, ये एक हिंसा है, एक अटैक है। ऐसा फील होता है जैसे कवि का जो छोटा सा कमरा है, उनकी जो अपनी जगह है, उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। एक ऐसी घेराबंदी जहां से बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। इंग्लिश लिटरेचर में इस टेक्निक को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी जब आप किसी बेजान चीज को इंसानी क्वालिटी दे देते हैं। यहां जैसे ही कवि ने बारिश की बूंदों को बॉक्सिंग ग्लव्स पहनाए, उन्होंने तूफान को एक पर्सनल दुश्मन बना दिया। अब यह सिर्फ खराब मौसम नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश लगती है, एक जीते जागते दुश्मन का हमला। अब जो हमला बाहर हो रहा था, वो धीरे धीरे कवि के पर्सनल स्पेस, उनके कमरे के अंदर आ जाता है। और इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे वो कमरा खुद कवि के दर्द और उनकी तकलीफ का शीशा बन जाता है। कवि लिखते हैं, टिन की छत के नीचे मेरा कमरा अंदर से रोता है और मेरे बिस्तर मेरे कागजों को गीला कर देता है। देखिए, ये सिर्फ छत टपकने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कमरे का रोना असल में कवि का खुद का दुख है जो अब उनसे संभाले नहीं संभल रहा। ये उनकी अपनी वल्नरेबिलिटी है जो अब उनकी जिंदगी की हर चीज, उनके बिस्तर, उनके कागज, सब पर हावी हो रही। यहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे बाहर का हमला और अंदर की तकलीफ एक हो गए हैं। बाहर छत पर बारिश का पीटना अंदर कमरे के रोने जैसा है, और पानी का कमरे में घुसना ठीक वैसे ही है जैसे दुख मन के अंदर भर जाता है। बेसिकली कवि का कमरा उनके टूटे हुए दिल का ही एक रिफ्लेक्शन बन गया है। और ये जो कमरे में पानी भर रहा है, वो सिर्फ पानी नहीं है, वो अपने साथ यादों की एक पूरी बाढ़ ले आता है। और उस बाढ़ में कवि का पूरा अतीत, उनकी पूरी जिंदगी तैरने लगती है। यह कविता की सबसे पावरफुल लाइंस में से एक है। मैं अपने आइलैंड नेशन बिस्तर पर बैठा हूं। उनका बिस्तर पानी से घिरा हुआ एक छोटा सा अकेला द्वीप राष्ट्र यानी आइलैंड नेशन बन गया है। यह एक लाइन उनके एग्जाइल के पूरे एहसास को, अपने देश से इतना दूर होने के दर्द को इतनी खूबसूरती से बता देती है। वो अपने ही कमरे में एक रेफ्यूजी बन गए। तो ये यादों की बाढ़ में तैर क्या रहा है? आज़ादी पर लिखे उनके नोट्स, जेल में काटे दिनों की यादें, कॉलेज के दोस्तों के पुराने खत, ये सब उनके संघर्ष भरे पास्ट की निशानियां हैं। और इन सब के बीच क्या है? रोटी के टुकड़े और मैगी नूडल्स। ये चीज़ें हमें उनके एग्जाइल की जिंदगी की ज़मीनी हकीकत दिखाती हैं कि स्ट्रगल कितना रियल और डे टू डे है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि कविता इस दर्द में अकेले नहीं है। कविता यहाँ उनके पर्सनल दुख से आगे बढ़कर एक शेयर्ड पेन, एक साझे दर्द की बात करती हैं। और इसके लिए हमें मिलवाया जाता है उनकी मकान मालकिन से। कविता कहती है, मेरी कश्मीरी मकान मालकिन 80 साल की उम्र में अपने घर नहीं लौट सकती। इस एक लाइन में तिब्बती निर्वासित कवि और कश्मीरी मकान मालकिन का दर्द एक हो जाता है। दोनों अपनी जमीन से, अपने घर से मीलों दूर हैं और घर ना लौट पाने का ये दुख उन्हें एक अनोखे रिश्ते में जोड़ देता है। और फिर कभी कहते हैं, हम अक्सर सुंदरता के लिए मुकाबला करते हैं, कश्मीर या तिब्बत। ये लाइन कितनी खूबसूरत और कितनी दर्दनाक है ना? दो लोग जो अपने घर जा नहीं सकते, वो अपने खोए हुए देशों की सुंदरता पर बहस करके एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ये उनके लिए अपने पास्ट को जिंदा रखने का, अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखने का एक तरीका है। और जैसे ही हम कविता के आखिरी हिस्से में आते हैं, इसका टोन पूरी तरह से बदल जाता है। अब तक जो दुख और निराशा थी, वो अब विद्रोह और हार ना मानने के जज्बे में बदल जाती है। ये एक पावरफुल डिक्लेरेशन है कि चाहे कुछ भी हो, मैं हारूंगा नहीं।
यहाँ कवि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लेते हैं। वो कहते हैं, मैं अपने कमरे की तरह रो नहीं सकता, मैं काफ़ी रो चुका हूँ। ये उनका निराशा को रिजेक्ट करने का मोमेंट है। वो अपने रोते हुए कमरे की तरह एक बेचारा विक्टिम बनने से साफ मना कर देते हैं। ये उनके अंदर की हिम्मत और उनकी विल पावर का सबूत है। और फिर आती है वो लाइन जो शायद इस पूरी कविता का दिल है। एक ऐसी आवाज़ जिसमें थोड़ी उदासी तो है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एक जिद है, एक डिटर्मिनेशन है। यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। ये उम्मीद का संदेश है। भले ही अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन इस विश्वास पर टिके रहना कि बेहतर फ्यूचर है, वही सब कुछ है। कवि इस लाइन को फिर से दोहराते हैं, इस बार शायद और भी ज़्यादा जोर से। यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। ये रेपिटेशन एक मंत्र की तरह काम करता है। ये उनके इरादे को और भी मजबूत बना देता है और ये हार ना मानने का पैगाम सीधा हमारे दिल और दिमाग में उतर जाता है। तो आखिर में ये कविता हमें इस एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब जिंदगी में चारों तरफ सिर्फ दर्द और तकलीफ हो, जब अंधेरा ही अंधेरा हो, तो उम्मीद कहाँ से आती है? उम्मीद की वो किरण कहाँ से पैदा होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपनी हिम्मत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको लिटरेचर की ऐसी ही गहराइयों में उतरना पसंद है और आप ऐसी ही और पोएम्स को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।